आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की। एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी हर धड़कन हिमालय से जुड़ी है। हाँ, ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सचमुच हिमालय की गोद में बसी एक अर्थव्यवस्था है। सोचिए, यहाँ की हर आर्थिक गतिविधि पर पहाड़ों, नदियों और जंगलों की कितनी गहरी छाप होगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर यहाँ विकास और प्रकृति ये दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, और वो है प्रकृति का स्तंभ, यानी वो कुदरती दौलत जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 200.18 लाख 2021-22 में 2 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय टूरिस्ट यहां आए। पता ये कितना है? ये राज्य की अपनी आबादी का लगभग 2 गुना है। तो अब समझा जा सकता है कि टूरिज्म को यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। और हाँ, ये टूरिज्म भी कोई एक जैसा नहीं है, इसमें बहुत वैरायटी है। एक तरफ 4 धाम जैसे धार्मिक स्थल हैं जो लाखों श्रद्धालुओं को खींचते हैं, तो दूसरी तरफ मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस हैं आराम करने के लिए। जिन्हें वाइल्ड लाइफ पसंद है उनके लिए जिम कॉर्बेट पार्क है, और एडवेंचर के शौकीनों के लिए अलकनंदा में रिवर राफ्टिंग। मतलब हर तरह का टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना अपना योगदान दे रहा है। टूरिज्म के अलावा यहाँ की एक और बहुत बड़ी ताकत है, और वो है पानी से बनने वाली बिजली, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। टिहरी डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ इस इलाके को ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों को रोशन करते हैं। लेकिन जैसा हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, यहाँ भी सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो बिजली का बम्पर उत्पादन है, जिसका फायदा हम सबको मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। स्थानीय लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ती हैं, नदियों की इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ता है, और ये तो हम जानते ही हैं कि ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से कितना संवेदनशील है। अच्छा, तो प्रकृति की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम स्तंभ पर, यहाँ के लोग, यानी ह्यूमन रिसोर्स। आखिर किसी भी जगह की असली ताकत तो उसके लोग ही होते हैं ना, यही तो विकास के इंजन को चलाते हैं। और इस मामले में एक अच्छी खबर है। अगर हम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट को देखें तो 2001 में ये 71.62% थी, जो 2011 तक बढ़कर 78.82% हो गई। ये एक साफ संकेत है कि यहाँ की ह्यूमन कैपिटल में सुधार हो रहा है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो इसके बढ़ने के पीछे कई गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं, जैसे समाज में शादी को एक जरूरत समझा जाना, कम उम्र में शादी होना, या फिर ये मानना कि बड़े परिवार आर्थिक सुरक्षा देते हैं। अब देखिए, ये जो जनसंख्या है ये विकास के लिए एक मौका भी है और एक चुनौती भी। हेल्थ केयर की तरफ भी सरकार का ध्यान है। स्वास्थ्य योजनाओं के तहत 43 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये आंकड़ा नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और खासतौर पे बालिकाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जैसे नंदा देवी कन्या योजना है। इसमें बीपीएल परिवारों में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए मिलते हैं। फिर एक और योजना है गौरा देवी कन्याधन योजना, जिसमें बीपीएल परिवार की बेटी अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेती है तो उसे 25,000 रुपए दिए जाते हैं। जाहिर है इसका मकसद लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, वो चीजें जो एक मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद रखती हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस। ये जो टेबल है ना, ये अपने आप में आधुनिकीकरण की एक पूरी कहानी कह रही है। सोचिए, 2009-10 में 10,000 से भी ज्यादा पीसीओ हुआ करते थे, आज सिर्फ 360। और बीएसएनएल लैंडलाइन 4.25 लाख से घटकर सिर्फ 33,000 रह गए। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल कनेक्शन करीब 10 लाख से बढ़कर 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से लैंडलाइन की जगह मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ले ली है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए भी कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इन सब का एक ही मकसद है, किसानों को फसल के नुकसान जैसे जोखिमों से बचाना और खेती के तरीकों को मॉडर्न बनाने में उनकी मदद करना। और किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए, यानी उन्हें फॉर्मल क्रेडिट देने के लिए भी काम हो रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण है किसान क्रेडिट कार्ड।
देखिए, मार्च 2009 में करीब 5.97 लाख केसीसी जारी हुए थे और सितंबर 2022 तक ये संख्या बढ़कर 6.16 लाख हो गई। ये एक धीमी लेकिन लगातार हो रही ग्रोथ है। लेकिन बदलाव सिर्फ बड़ी योजनाओं से नहीं आ रहा। जमीनी स्तर पर भी बहुत कुछ हो रहा है। 44,768 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs काम कर रहे हैं। ये ग्रुप्स अपने आप में छोटी छोटी इकोनॉमीज बना रहे हैं और समाज को, खासकर महिलाओं को, आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। तो हमने अर्थव्यवस्था के अलग अलग पिलर्स को देखा। अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी प्रकृति। और अब हम इन सबको जोड़कर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास है क्या चीज़? इसकी सबसे मशहूर परिभाषा ये कहती है कि हम आज अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल ना हो, मतलब हम उनके हिस्से का भी ना खा जाएं। और जब बात पर्यावरण की आती है तो उत्तराखंड का इतिहास बहुत शानदार रहा है। ये वही धरती है जहां से विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। एक ऐसा आंदोलन जहां लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। कमर्शियल कटाई के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज थी ये। और ये जज्बा आज भी जिंदा है। सरकार भी पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह की पहल कर रही है, जैसे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की स्कीम्स, मिट्टी और पानी को बचाने के प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, और साथ ही इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, राज्य का कितना बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। जब जमीन का इतना बड़ा हिस्सा जंगल हो तो जाहिर है कि पर्यावरण से जुड़ी नीतियां राज्य की पूरी प्लानिंग के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और आखिर में एक बहुत गहरी बात जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। आर्थिक प्रगति का असली मतलब तभी है जब उसका फायदा समाज में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंचे, और उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए ये बात और भी मायने रखती है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तराखंड विकास और पर्यावरण के बीच इस बेहद नाजुक संतुलन को कैसे साध पाएगा?